हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अक्टूबर माह से आरंभ हो गई। आप लोग ध्यान दें, अक्टूबर माह से आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, जैसा कि यूपी बोर्ड के द्वारा पहले से ही निर्धारित किया जा चुका है। अक्टूबर माह में आपकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी हैं और मेरे प्यारे बच्चों, जनवरी माह में आपकी प्री बोर्ड और फरवरी माह में आपकी बोर्ड परीक्षाएं होनी हैं। तो सारी जानकारी आपको पहले से ही पता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा के लिए यहाँ पर लेकर के आ चुका हूँ इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान विषय का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, यह मॉडल पेपर आप जरूर तैयार कर लो। आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, एक एक प्रश्न का उत्तर बताऊंगा जो मेरे प्यारे बच्चों इस मॉडल पेपर में है, बहुविकल्पी प्रश्न हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दें, इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे छूट सकते हैं। तो अर्धवार्षिक परीक्षा शैक्षिक सत्र 2024-2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का वायरल मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य है। पहला है निर्देश, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। जितने भी प्रश्न हैं सभी को करना अनिवार्य होगा। अगला निर्देश है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। दूसरा के बाद यहाँ पर तीसरा निर्देश है, प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ एवं बा में विभाजित है। पेपर कितने खंडों में विभाजित रहेगा? खंड आ एवं बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनका उत्तर ओएमआर शीट पर दिया जाना है। खंड आ के अंतर्गत 20 नंबर के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और प्रत्येक प्रश्न होगा 1 नंबर का। और मेरे प्यारे बच्चों, इनका उत्तर आपको देना कहाँ पर है? ओएमआर शीट में। ओएमआर शीट में एक बार उत्तर अंकित किए जाने के बाद उसको जो है यानी पश्चात उसको काटना नहीं है। इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग भी नहीं करना है। एक बार आपने गोला काला कर दिया सो कर दिया। अब ना तो आप काट सकते हैं, ना इरेजर का प्रयोग कर सकते हैं और ना ही व्हाइटनर लगा सकते हैं। खंड बा 50 अंकों का है। इसमें वर्णनात्मक फर्स्ट टाइप के और वर्णनात्मक सेकंड एवं मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अगला निर्देश है, दिए गए मानचित्र को उत्तर पुस्तिका में मजबूती के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा। और यहाँ पर अगला है दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए, जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट से इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को देखते हैं और इनको अच्छे से तैयार कर लेना। मैं वादा करता हूँ, 100% की गारंटी है मेरे प्यारे बच्चों कि ये प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड दोनों ही परीक्षा में जरूर पूछे जाएंगे। यहाँ पर खंड आ के बहुविकल्पी प्रश्न हैं। निर्देश है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है आपको। पहला सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न कह रहा है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई? मेरे प्यारे बच्चों, फ्रांस की क्रांति हुई थी, यहाँ पर राइट आंसर होगा 1789 ईस्वी में। ओएमआर शीट में विकल्प इस तरह से होंगे, ए, बी, सी और डी। ए यानी का और खा यानी बी और गा यानी सी और घा यानी डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। सबसे इम्पोर्टेंट प्रश्न है और यह प्रश्न बोर्ड परीक्षा में हर साल आता है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, दूसरा प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इस प्रश्न को आपको रट लेना है। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? यहाँ पर गा वाला ऑप्शन इसमें भी सही होगा। सन 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब? सन 1885 ईस्वी में। तीसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में आरंभ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा दिए गए विकल्पों में से औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों खा विकल्प सही होगा, इंग्लैंड देश में आरंभ हुई थी।
प्रश्न संख्या 4 है मेरे प्यारे बच्चों, हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं। दिए गए विकल्पों में से हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग ध्यान दीजिएगा, महात्मा गांधी। खा वाला विकल्प क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी लोग ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न को आपको बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि प्रश्न ही कुछ ऐसा है कि कई बार बोर्ड परीक्षा में भी आ चुका है। प्रश्न है 18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? मैं चाहता हूँ कि आप इस प्रश्न का आंसर कमेंट करके बताओ। चलिए विकल्प यहाँ पर देख लो आप सभी लोग, फ्रांस और अमेरिका, दूसरा है विकल्प चीन और भारत, तीसरा विकल्प है चीन और इटली, चौथा है विकल्प जापान और भारत। 18वीं शताब्दी तक संसार में कौन से देश सबसे धनी देश माने जाते थे? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है, तो आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बेल्जियम की राजधानी क्या है? मेरे प्यारे बच्चों बेल्जियम की राजधानी यहाँ पर खा वाला विकल्प सही होगा, ब्रुसेल्स है। प्रश्न अगला है, निम्नलिखित में से क्या राज्य सूची का विषय नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, क्या है जो राज्य सूची का विषय नहीं है? दिए गए विकल्पों में से चौथा विकल्प सही होगा, मुद्रा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है? मेरे प्यारे बच्चों आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा भारत का संघीय राज्य नहीं है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग यहाँ पर ध्यान दें, यहाँ पर घा वाला विकल्प सही होगा, दिल्ली भारत का संघीय राज्य नहीं है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, यहाँ पर भारत के संविधान के अनुसार भारत एक देश है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसमें क्या भरा जाएगा? भारत एक क्या धर्म प्रधान है या धर्मनिरपेक्ष है या हिंदू या धार्मिक देश है? तो यहाँ पर गा वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि भारत के संविधान के अनुसार भारत एक कैसा देश है? धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर गा विकल्प सही हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला ही विकल्प सही है, बेंगलुरु को भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में जाना जाता है। मेरे प्यारे बच्चों शेयर कर देना आप सभी लोग इस वीडियो को, और इन सभी प्रश्नों को आप लोग नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, रट लेना। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दो या अधिक देशों के व्यापार को दर्शाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों मान लीजिए भारत देश से कोई वस्तु बेची जाती है और वह वस्तु किसी अन्य देश, मान लीजिए मेरे प्यारे बच्चों संयुक्त राज्य अमेरिका में खरीद ली जाती है, या अमेरिका से कोई देश या अमेरिका से कोई वस्तु भारत में खरीद ली जाती है। इस तरह से इन दो देशों के मध्य होने वाले व्यापार को क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यहाँ पर गा वाला विकल्प सही होगा। एक प्रश्न और आप क्लियर कर लो, जब एक ही देश में, मान लो मेरे प्यारे बच्चों भारत देश में उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई, कोई भी वस्तु हो सकती है A to Z, और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, उत्तर प्रदेश से कोई वस्तु बेची गई और केरल राज्य में, केरल प्रदेश में खरीद ली गई या किसी अन्य प्रदेश में खरीद ली गई, तो अब उत्तर प्रदेश और केरल के मध्य होने वाले इस तरह के व्यापार को क्या कहेंगे? इसे कहेंगे आंतरिक व्यापार। और जब कोई दो देशों के मध्य व्यापार होता है इसे क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय व्यापार, या फिर मेरे प्यारे बच्चों विदेशी व्यापार कहा जाता है। आप लोग को मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी ये चीज। तो चलिए अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्नलिखित में से कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो मेरे प्यारे बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीलंका में मेरे प्यारे बच्चों गा वाला ऑप्शन सही है, सिंहली वर्ग के लोगों की संख्या क्या है? अधिक है।
अगला प्रश्न है लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। इस प्रश्न से मैं आपके कई प्रश्न कराऊंगा। चलिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं लिखित संविधान कब लागू हुआ। 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में। आप लोग ध्यान देंगे 26 जनवरी सन 1950 ईस्वी में हमारा लिखित संविधान लागू हुआ था और इस अवसर पर हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को मेरे प्यारे बच्चों गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारा देश आजाद कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 ईस्वी को। इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। यानी प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं और प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। तो ये क्लियर हो गया ना आप सभी को। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों भारत की पहली नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाई गई? तो इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर खा वाला विकल्प, दामोदर नदी पर दामोदर घाटी जो है परियोजना बनाई गई थी। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर खा वाला ऑप्शन, ज्वार को यानी किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। अगला प्रश्न है निम्न पड़ोसी देशों में से मानव विकास के लिहाज से किस देश की स्थिति भारत से भी बेहतर है? यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर खा वाला ऑप्शन, म्यांमार। अगला प्रश्न है सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है? तो प्रति व्यक्ति आय, यहाँ पर पहला भी विकल्प सही है और दूसरा है औसत साक्षरता स्तर, यह भी सही है। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति, यह भी सही है। राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। यह जो है विकल्प नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था विकल्प मेरे प्यारे बच्चों इनमें से सभी। थोड़ा सा मिसप्रिंट है विकल्प यहाँ पर, लेकिन मैं आपको क्लियर आंसर बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि यहाँ पर तीनों ही विकल्प सही है, यानी इनमें से सभी। ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। चलिए अगला प्रश्न है भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारा भारतवर्ष क्या है? कृषि प्रधान देश है। हमारे भारतवर्ष में अधिकांश रूप से लोग जो है कृषि पर ही निर्भर हैं, इसलिए हमारे भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? खा वाला ऑप्शन सही होगा, कृषि है। चलिए अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा घा वाला विकल्प, 1935 ईस्वी में भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। इसे बैंकों का बैंक भी कहते हैं, किसको? भारतीय रिजर्व बैंक को। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न संख्या 20 कह रहा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई? तो मेरे प्यारे बच्चों 1 जनवरी सन 1995 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर खंड बा के अंतर्गत आप देखेंगे वर्णनात्मक जो फर्स्ट टाइप के प्रश्न होंगे जिनका उत्तर आपको 80 शब्दों में देना होगा और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 4 नंबर का। ये सभी प्रश्न आप लोग रट लेना, तैयार कर लेना। यही प्रश्न आएंगे आपकी अर्धवार्षिक और वार्षिक दोनों ही परीक्षाओं में। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई? उसका मुख्य कारण क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग जरूर तैयार कर लेना इस प्रश्न को। अथवा में भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, कह रहा है असहयोग आंदोलन के मुख्य कारण क्या थे? और प्रश्न संख्या 2 यहाँ पर आप लोग ध्यान दें, राष्ट्रीय व्यापार तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर बताइए। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, किसी एक प्रश्न का ही उत्तर करना है, चाहे पहले का उत्तर दें या अथवा का उत्तर दें। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर है मेरे प्यारे बच्चों,
भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभावों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। प्रश्न संख्या 3 वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। और अथवा में प्रश्न है कृषि की 3 समस्याओं का उल्लेख कीजिए। सभी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय सुझाइए। इसके बाद अथवा में प्रश्न है यहाँ पर सत्ता की क्षैतिज यानी सत्ता के क्षैतिज वितरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। साथ ही भारत के संदर्भ में उदाहरण प्रस्तुत कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अगला है यहाँ पर प्रश्न वर्णनात्मक प्रश्न सेकंड टाइप के जो आएंगे, जिनका उत्तर आपको लगभग 150 शब्दों में देना होगा। प्रत्येक प्रश्न आएगा कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो चलिए प्रश्न संख्या 5 है यहाँ पर, यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय में जर्मनी एवं इटली के एकीकरण का योगदान बताइए। और अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, ब्रेटेन वुड्स ट्विन या ब्रेटेन वुड्स की जुड़वा संतान किन्हें कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। ये सभी प्रश्न आपकी अर्धवार्षिक और बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। चलिए अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों कह रहा है भारत में स्थानीय स्वशासन के किन्हीं 3 गुणों एवं समस्याओं का उल्लेख कीजिए। अथवा में प्रश्न है एक राजनीतिक दल के क्या गुण होते हैं? प्रश्न संख्या 7 वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ पर ध्यान दें। संसाधन का अर्थ लिखिए। एक संसाधन के रूप में भूमि का उपयोग किन उद्देश्यों के लिए किया जाता है? व्याख्या कीजिए। चलिए अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारत में पाई जाने वाली मुख्य फसलों पर एक लेख लिखिए। और प्रश्न संख्या 8 है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रों की विशेषताओं की विवेचना कीजिए। अथवा में प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्वीकरण ने किस तरह भारतीय अर्थव्यवस्था की सहायता की है? उचित उदाहरणों की सहायता से समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, अब आप देखेंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न जो कि नौका के अंतर्गत है। निम्नलिखित स्थानों को भारत के रेखा मानचित्र में यहाँ पर चिन्ह भी होगा, जिस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है। सही नाम सही अंकन के लिए 1/2 + 1/2 यानी एक प्रश्न 1 नंबर का पूछा जाएगा। चलिए इस तरह के प्रश्न आएंगे। वह स्थान जहां अंग्रेजों ने अपनी पहली राजधानी बनाई, वह स्थान जहां चौरी चौरा कांड हुआ, वह स्थान जहां प्रसिद्ध स्वर्ण मंदिर स्थित है, वह स्थान जहां आनंद भवन स्थित है, और वह स्थान जहां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था। चलिए यहाँ पर आप देखेंगे नौखा के अंतर्गत दिए गए भारत के मानचित्र में यहाँ पर निम्नलिखित को दर्शाना है। नागार्जुन सागर बांध को, बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र यहाँ पर भी चिन्ह होगा, हैदराबाद नगर को और ब्रह्मपुत्र नदी को, तथा कपास उत्पादन का एक क्षेत्र भी आपको दर्शाना है। इसी तरह के कुल 10 नंबर के आएंगे मानचित्र से संबंधित प्रश्न। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेना, क्योंकि बोर्ड परीक्षा के लिए भी इस मॉडल पेपर के प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।